नमस्कार दोस्तों। आज हम जो इनकम टैक्स का टॉपिक लेने वाले हैं उसका नाम है इंट्राडे और एफ एंड ओ ट्रांजेक्शन के लिए इनकम टैक्स में क्या प्रोविज़न है। आप लोगों में से कई लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते होंगे, जिसमें इंट्राडे या एफ एंड ओ ट्रांजेक्शन के अंदर कई बार ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो आपको बताएगा कि अगर आप इस तरीके का कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो इनकम टैक्स में किस तरीके से उस पर टैक्सेबिलिटी आएगी। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस का जवाब डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ इस वीडियो को एंड तक जरूर करें, जिससे आपको पूरी नॉलेज प्राप्त हो। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम यहाँ कवर करेंगे वो है मीनिंग ऑफ इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन। इंट्राडे का क्या मतलब होता है, फ्यूचर का क्या मतलब होता है और ऑप्शन का क्या मतलब होता है। मेरे ख्याल से आप में से जो मेरे व्यूवर्स हैं उनमें से अगर किसी को ये पता नहीं है तो वो यहाँ पे ये समझ सकता है। सेकेंड नंबर पे हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है वेदर दे आर बिजनेस इनकम और अदर सोर्स इनकम और कैपिटल गेन इनकम। मैंने आपको बताया था कि हेड ऑफ इनकम 5 है इनकम टैक्स के अंदर। पहला है सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन इनकम और अदर सोर्स इनकम। तो यहाँ पे हमें, क्योंकि ये सैलरी इनकम हो नहीं सकती, हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो नहीं सकती क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में रेंट वगैरह आता है, तो बाकी के 3 इनकम में से हम इन्हें किस इनकम में डालेंगे ये हमें यहाँ डिसाइड करना है। उसके बाद आता है फोर्थ नंबर पे, इन केस ऑफ बिजनेस दे आर नॉर्मल बिजनेस और स्पेकुलेटिव बिजनेस। नॉर्मल बिजनेस हम सब जानते हैं, स्पेकुलेटिव बिजनेस वो होते हैं जहाँ पे हमें तुक्का लगाना होता है, हमारे ऊपर कोई भी इस तरीके का नॉलेज या वो चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होती, बल्कि हार या जीत एप्लीकेबल होती है। इस तरीके से आप हॉर्स रेस करते हो या ये जो चीज़ें हैं ये स्पेकुलेटिव बिजनेस कहलाती है, जिसमें आपको स्पेकुलेशन करना है, आपको पता लगाना है कि आगे क्या होगा और उसी पे आपका उस इवेंट पे ही आपका प्रॉफिट और लॉस डिपेंड करता है। ये बिजनेस है या फिर नॉर्मल बिजनेस में से क्लासीफाई किया जाएगा। उसके बाद है क्या इनके लिए कोई स्पेशल रेट है, या फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि हम इसके लिए टर्नओवर यानी हमारा टोटल सेल्स हम इसे क्या मानेंगे, और क्या टैक्स ऑडिट लिमिट के लिए जब हम टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे तो वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन हम जो डिस्कस करेंगे वो है अदर रिलेटेड इनके एस्पेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले लेते हैं इनका मीनिंग। इंट्राडे का मतलब क्या होता है कि जब आप सेल और परचेज किसी भी शेयर या सिक्योरिटी का उसी दिन कर लेते हो जिस दिन, और उसी दिन उसको सेटल भी कर लेते हो विदाउट एक्चुअल डिलीवरी। मतलब क्या हुआ, आज सुबह आपने परचेज किया और 1 घंटे बाद ही से सेल कर दिया, यानी कि मार्केट के क्लोज होने से पहले ही। तो ये कहलाता है इंट्राडे, सेम डे ट्रेडिंग और उसी दिन उसे सेटल कर देना, ये होता है इंट्राडे, क्योंकि नाम से ही जैसे आपको समझ में आ रहा होगा इंट्राडे। अब आता है दो टेक्निकल वर्ड, फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर क्या होता है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा और उससे आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। एग्जांपल ये है कि मान लीजिए कि आप एक किसान हैं और आपको अपना अनाज कहीं और बेचना है। अब आपने इस साल यानी कि अक्टूबर के अंदर गेहूं की बुआई की, मोस्टली अक्टूबर में ही होती है, तो अक्टूबर में आपने गेहूं की बुआई की और उस समय आपको नहीं पता है कि 3 महीने बाद जब मेरी फसल कटेगी तब गेहूं के भाव क्या होने वाले हैं। आज अगर आप इन भावों को देखेंगे तो वो है 20 रुपये प्रति किलो। 3 महीने बाद हो सकता है कि ये 19, 18, 17, 16 या कुछ भी हो सकते हैं, और ऊपर भी जा सकते हैं, 21, 22, 23, 24, 25 भी जा सकते हैं। बट करेंटली अभी जो आपकी प्राइस चल रही है वो है 20 रुपये प्रति किलो। अब आपके मन में यह आया कि मैं अगर अभी उगाता हूँ और 2-3 महीने बाद जो अगर कम हो जाते हैं तो ये मेरे लिए बहुत रिस्की मामला है। पहले ही गेहूँ उगाना और जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ही रिस्की सेक्टर है, और उसके ऊपर भी मेरे लिए भाव या प्राइस का ऊपर नीचे हो जाना मेरे लिए बहुत रिस्क हो जाएगा। तो मुझे अगर इस रिस्क को ख़त्म करना है तो मुझे पता लगाना है कि मेरा अभी ही प्राइस क्या हो, तो मैं जाऊँगा फ्यूचर लेने। मैं गया एक ब्रोकर के पास, एक दलाल के पास, एक एजेंट के पास, और मैंने उससे कहा कि मैं 3 महीने बाद गेहूँ तुम्हें बेचूँगा। उसने कहा ठीक है बेच देना जो भी प्राइस हो, लेकिन उसने कहा कि नहीं मुझे अभी ही प्राइस बताओ। और वहाँ पे उन दोनों के बीच मिल बैठ के एक प्राइस डिसाइड होती है, और वो प्राइस होती है 21 पर के जी। अब यहाँ पे ये याद रखना है कि ये जो 21 है ये उन दोनों के लिए बाउंडेशन है, यानी उस एजेंट को भी 21 रुपीज़ में उस गेहूँ को खरीदना होगा और उस किसान को भी या आपको भी 21 रुपीज़ पर के जी में उन गेहूँ को बेचना होगा। यहाँ पे ये कहलाता है फ्यूचर। फ्यूचर का सिंपल सा अगर मैं मतलब कहूँ तो फ्यूचर डेट पे आपका एक ऑब्लिगेशन, और वो ऑब्लिगेशन किसी एसेट के लिए कि आपको या तो उसे सेल करना पड़ेगा या उसे परचेज करना पड़ेगा।
सिमिलरली फ्यूचर अगर हम शेयर मार्केट में होंगे तो आपको मान लीजिए रिलायंस का शेयर है और वो आपके पास अभी है या नहीं है, तब भी आप इसे फ्यूचर डेट में एक कॉन्ट्रैक्ट करके आते हो। अगर आपको फ्यूचर डेट में वो चाहिए तो आप वहाँ कॉन्ट्रैक्ट करके आओगे कि मैं फलाना रुपीज़ में इतने रुपये में इस फलाना कंपनी के शेयर खरीदूंगा, और ये आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये कहलाता है फ्यूचर। वहीं अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन के अंदर आता है आपके पास एक ऑप्शन, यानी आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आपके पास एक राइट आता है टू परचेज और टू सेल, अगर आप ऑप्शन परचेज करते हो तो। अब ये होता क्या है इसे और समझते हैं। मान लीजिए किसान ने कहा कि मैंने यहाँ पे 21 रुपीज़ में तुमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बट मीन्स मैं 21 रुपीज़ में तुम्हें बेचने के लिए बाध्य हूँगा, मेरी एक ऑब्लिगेशन आ जाएगी। एजेंट ने कहा हाँ बिल्कुल, अगर प्राइस उस समय ज़्यादा भी होता है तब भी तुम्हें 21 रुपीज़ में ही मुझे ये गेहूँ बेचने होंगे। उसने कहा ये तो हो सकता है मेरे साथ गलत हो जाए। उसने कहा ज़रूर, तुम्हारे साथ भी गलत हो सकता है, और अगर भाव नीचे चले गए तो मुझे भी लॉस हो सकता है। तो फिर किसान ने कहा कि नहीं, मैं अभी भी रिस्क नहीं लेना चाहूँगा और मैं इसे केवल अपने फ़ायदे के लिए ही यूज़ करना चाहता हूँ। तो फिर उस एजेंट ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक और स्कीम बताता हूँ, इसमें थोड़ा सा प्रीमियम इसमें ज़्यादा देना पड़ेगा। इसमें यह है कि तुम्हें ऑप्शन मिलेगा राइट टू सेल। दैट मीन्स तुम कॉल ऑप्शन लोगे, तुम कॉल ऑप्शन परचेज करोगे और तुम्हें मिलेगा राइट टू सेल। अब ये राइट टू सेल क्या होता है? राइट टू सेल ये है कि अगर तुम्हारी इच्छा हुई तो तुम मुझे उस दाम पे बेचना जो करेंटली चल रहे होंगे, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो तुम मत बेचना। जैसे अगर हमने डिसाइड किया 21 रुपीज़ की प्राइस, अब तुम मेरे पास आए, उस समय अगर 22 रुपीज़ चल रहे हैं तो तुम मार्केट में चले जाना और तुम्हारा प्रीमियम लेफ्ट हो जाएगा, वो प्रीमियम मैं खा जाऊँगा। लेकिन अगर तुम्हारा भाव 16, 17, 18, 19, 20 रुपये चल रहे हो, 20.5 रुपये भी चल रहे हो, मेरे पास आना और 21 रुपये में ले जाना, यानी तुम्हें राइट मिल रहा है टू सेल योर वीट, योर गेहूँ एट द रुपीज़ ऑफ 21। अगर अब तुम्हें अगर लगता है कि 23 रुपीज़ हो जाते हैं, तुम मार्केट में जाओ, अगर तुम्हें लगता है 20 रुपीज़ है तो तुम मेरे पास आकर के 21 में बेच सकते हो। तुम्हारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तुम्हें लॉस नहीं होगा, केवल और केवल तुम्हें प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन का मतलब ये हो गया। आई होप हमने यहाँ पे जो वक्त दिया है इससे आपको समझ में आया होगा कि इंट्राडे, फ्यूचर और ऑप्शन होते क्या हैं। नाउ नेक्स्ट अंडरस्टैंड कि इनमें बिजनेस में इनमें क्लासीफाई कैसे करना होता है इनकी इनकम को। यहाँ पे मैं 2 पार्ट्स में इसे डिवाइड करूँगा। फर्स्ट है इंट्राडे और सेकंड है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रांजेक्शन। इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रांजेक्शन को हमें किस इनकम में डालना है इसके लिए समझना होगा हमें ये डायग्राम। अगर आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत रेगुलर है, रोज़ रोज़ आप करते हो, 2-4 दिन में आप करते रहते हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा आप इंट्राडे ट्रांजेक्शन करते हो, तो ऐसे में उससे जो इनकम हो रही है उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिजनेस इनकम मानेगा और कहेगा कि हम इसे बिजनेस इनकम मानेंगे और बिजनेस इनकम के हिसाब से इसे टैक्सेबिलिटी अराइज होंगी। लेकिन अगर आप फ्रिक्वेंटली नहीं करते हो, कभी कभार कर लेते हो जब भी आपको लगता है, जैसे आपको लगता है कि आज बजट का दिन है और आज इंट्राडे में मैं अच्छा खासा कमा सकता हूँ, तो आपने उस दिन कर लिया, दीपावली के दिन कर लिया, और इस तरीके से आप जो एक ओकेजनली करते हो, तो ऐसे में आप उस इनकम को अदर सोर्स हेड में डाल सकते हो। अब आते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में। फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजेक्शन देखा जाता है। यहाँ पे अगर आप फ्रिक्वेंटली नहीं कर रहे हो तो आप कैपिटल गेन में उसे डालते हो, लेकिन अगर आप उसे रेगुलरली कर रहे हो, फ्रिक्वेंटली कर रहे हो, तो आप उसे फिर बिजनेस इनकम में डाल के टैक्सेबिलिटी करोगे। अब बात करते हैं कि अगर आपने फ्रिक्वेंटली ट्रांजेक्शन किए और उसे बिजनेस इनकम माना गया तो वो स्पेकुलेटिव बिजनेस है या नॉर्मल बिजनेस है। तो वापस हमने 2 पार्ट किए, ट्रेडिंग यानी इंट्राडे में और फ्यूचर एंड ऑप्शन में। इंट्राडे के अंदर सेक्शन 43 सबसेक्शन 5 ऑफ इनकम टैक्स ये कहती है कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन जो विदाउट एक्चुअल डिलीवरी किए जाते हैं उन्हें हम स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन कहते हैं, और स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन से आने वाली इनकम को हम स्पेकुलेटिव इनकम कहते हैं। यहाँ पे इंट्राडे को इसीलिए स्पेकुलेटिव बिजनेस माना जाता है और उससे आई हुई इनकम को स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम माना जाता है। अक्सर स्पेकुलेटिव इनकम या स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम मानने से हमें क्या फ़ायदे या नुकसान है? तो इसमें फ़ायदा कुछ नहीं है, नुकसान है। 2 नुकसान आपको झेलने पड़ेंगे। पहला नुकसान ये है कि आप अगर स्पेकुलेटिव से कोई भी लॉस आता है तो आपको किसी भी और इनकम से सेट आउट करने का मौका नहीं मिलेगा, आप केवल और केवल स्पेकुलेटिव इनकम से ही सेट आउट कर सकते हो। फिर ये होता क्या है, तो देखिए इनकम टैक्स में एक रूल है या इनकम टैक्स में एक प्रोविज़न है कि जहाँ पे अगर आपको किसी एक हेड से लॉस आ रहा है तो आप दूसरे हेड से उसे एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपको हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो गया, यानी अब आप कहोगे सर हाउस प्रॉपर्टी में लॉस कैसे हो सकता है?
तो मान लीजिए कि आपने खर्चा ज़्यादा कर दिया और आपको इनकम कम हुई है, तो यहाँ पे आपको लॉस हो गया। अब अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है तो आप किसी और इनकम में, चाहे आपकी कैपिटल गेन हुई या फिर बिजनेस इनकम हुई, तो वहाँ से आप सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन सैलरी से आप किसी भी इनकम को सेट ऑफ नहीं कर सकते, सॉरी बिजनेस इनकम को सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो ये एक एक्सेप्शन है जिसे हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। बट जब आपका स्पेकुलेटिव इनकम आता है, स्पेकुलेटिव लॉस आता है, तो आप इसे किसी भी और हेड की इनकम से नहीं कर सकते, आपको केवल और केवल स्पेकुलेटिव इनकम से ही सेट ऑफ करना पड़ेगा। दूसरी बात, जब भी आपका एक्सेस लॉस बच जाता है, मान लीजिए इस साल आपको लॉस हुआ 10 लाख का और उसके बदले में आपकी जो अदर इनकम थी वो केवल 6 लाख की थी, तो ऐसे में आपका अगर जो 4 लाख का जो लॉस है उसे आपको कैरी फॉरवर्ड करने को मिलेगा, यानी कि नेक्स्ट साल आप उसे सेट आउट कर सकते हो, इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस लॉस के ऊपर। ये लॉस आप नॉर्मली जैसे तो 8 साल के लिए अलाउ होता है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग है, बट यहाँ पे इसको हटा करके केवल और केवल 4 साल ही किया हुआ है। तो ये दो आपको लॉस डिसएडवांटेज मैं चाहता हूँ अगर आप स्पेकुलेटिव इनकम माना जाता है, क्योंकि इंट्राडे में तो उससे आपको होने वाली डिसएडवांटेज है। ना फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करें तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में 43(5) का एक्सेप्शन, यानी कि 43(5) क्या होता था, स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन जो कि विदाउट एक्चुअल डिलीवरी। और फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी विदाउट एक्चुअल डिलीवरी ही होता है, क्योंकि कभी भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में डिलीवरी नहीं दी जाती है। ठीक है, मैंने जो एग्जांपल दिया था उसमें आपको कहा था कि एग्रीकल्चरिस्ट या किसान जो है वहाँ जाएगा और 21 में बेचेगा, बट ऐसा नहीं होता है। 21 रुपीज़ उनके भाव बीच में डिसाइड हो जाता है भाव। ठीक है, कि मैं 21 रुपीज़ में तुमसे खरीदूंगा। अब मान लीजिए उस समय भाव अगर 20 रुपीज़ है तो 1 रुपये के हिसाब से वो किसान को दे देता है, एजेंट किसान को दे देता है। और वहीं अगर 22 रुपीज़ का प्राइस चल रहा है तो वो मार्केट में तो बेच ही देगा किसान अपने फसल को, और 1 रुपये का जो प्रॉफिट उसे हो रहा है वो एजेंट को दे देगा। तो इस तरीके से ये क्लियरेंस चलता है। एक्चुअल जो ट्रांजेक्शन होते हैं वहाँ पे एक्चुअल डिलीवरी फेस नहीं की जाती है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इनको एक्सेप्शन में डाला गया है और कहा गया है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रांजेक्शन को हम नॉर्मल बिजनेस इनकम मानेंगे, हम नहीं मानेंगे कि ये स्पेकुलेटिव है। अब क्योंकि ये स्पेकुलेटिव नहीं है तो आपको जो डिसएडवांटेज थे वो भी यहाँ पे नहीं होंगे। नाउ नेक्स्ट हम समझते हैं कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर। यहाँ पे हमें 3 पार्ट में से समझना होगा, एक है इंट्राडे, सेकंड है फ्यूचर और थर्ड नंबर हम समझते हैं ऑप्शन को नेक्स्ट स्लाइड है। सबसे पहले समझते हैं इंट्राडे में आपको किस तरीके से टर्नओवर का कैलकुलेट करना है। यहाँ हमने एक एग्जाम्पल दिया है, मान लीजिए आप 1000 शेयर खरीदते हैं 1000 रुपये में HDFC बैंक के, और फिर उन्हीं 1000 शेयर को बेच देते हैं सेम डे 1004 रुपये में। यहाँ आपको 4 × 1000 4000 का प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट डे आप वापस से परचेज करते हैं SBI के शेयर 1000 @95 और उसी दिन आप उन्हें सोल्ड कर देते हैं @93। यहाँ आपको लॉस हुआ 2000। अब अगर आपसे टर्नओवर पूछा जाए कि आपका इन दो ट्रांजेक्शन के बाद आपका टर्नओवर क्या है, इस पीरियड का आपका टर्नओवर क्या है, तो आपका टर्नओवर आएगा 4000 और माइनस 2000 दैट इज 2000 रुपीज़। यानी आपको नेट ऑफ करना है पॉजिटिव और नेगेटिव को। इस तरीके से आपको इंट्राडे में टर्नओवर निकालना है। लेकिन अगर हम बात करें फ्यूचर में तो इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना होगा। एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए आप एक लॉट परचेज करते हैं फ्यूचर का जिसमें 300 शेयर्स है, यानी अब आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो 300 शेयर का है। 300 शेयर्स में आपने जो लॉट परचेज किया है वो है 1800 रुपये का। दैट मीन्स अब आपको 1800 रुपये में ये चीज़ खरीदनी पड़ेगी। अब उसके बाद थोड़े टाइम बाद उस जो फ्यूचर का प्राइस है वो बढ़ जाता है और 1850 रुपये हो जाता है। यहाँ पे आपको 50 × 300 शेयर इज इक्वल टू 15,000 शेयर का 15,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता है। नेक्स्ट डे आप वापस से परचेज करते हो रिलायंस शेयर का फ्यूचर, जिसमें आपको 400 शेयर का एक लॉट मिलता है @1950 रुपीज़ पर शेयर, और आप उन्हें बेच देते हो 1930 रुपीज़ में। यहाँ आपको 8000 का लॉस होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि टर्नओवर किस तरीके से कैलकुलेट करना है, तो आपको यहाँ पे 15,000 माइनस 8000 नहीं करना है, आपको करना है ऐड, यानी चाहे प्रॉफिट हो या लॉस आपको उन दोनों को ऐड करते हुए जाना है और इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है टर्नओवर। और ये आपको करना है ट्रेड वाइज, यानी आपको डे वाइज नहीं करना है कि इस दिन मुझे क्या प्रॉफिट हुआ लेआउट हुआ, आपको स्क्रिप्ट वाइज नहीं करना है कि इक्विटी शेयर का क्या है, प्रेफरेंस शेयर का क्या है, डिवेंचर्स का क्या, किसी भी तरीके से नहीं करना है, आपको ट्रेड वाइज करना है। अगर आपने रिलायंस का एक ट्रेड किया, दूसरा ट्रेड भी आपने रिलायंस में ही किया है, मान लीजिए एक रिलायंस का एक ट्रेड किया, अगले ही दिन आपने रिलायंस का एक और ट्रेड किया, तो आपको रिलायंस का इस ट्रेड का अलग लेना है, इस ट्रेड का अलग लेना है, इन दोनों का आपको नेट ऑफ नहीं करना है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि आपको ट्रेड वाइज लेना है, नहीं आपको डे वाइज लेना है और ना ही आपको स्क्रिप्ट या कंपनी वाइज लेना है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पे हमने टर्नओवर का देखा। अब ऑप्शन में टर्नओवर किस तरीके से कैलकुलेट करें। ऑप्शन में टर्नओवर कैलकुलेशन का जो प्रोसेस है वो इनकम टैक्स में नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सीए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में।
सी इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस में, जो कि इनकम टैक्स ऑडिट के अंदर इशू की जाती है। वहाँ पे इन्होंने बताया है कि आपको ऑप्शन में जो भी डिफरेंस हुआ है उनका टोटल कर लेना है, चाहे वो फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो। उसके बाद आता है इसमें आपको जो प्रीमियम रिसीव होगा, क्योंकि एक के पास राइट होगा और दूसरे के पास ऑब्लिगेशन होगा, एक के पास राइट होगा और दूसरे के पास ऑब्लिगेशन होगा। जो ऑब्लिगेशन वाला बंदा है उसको हमेशा प्रीमियम का पेमेंट किया जाएगा, यानी इसके पास प्रीमियम आएगा, ये इसे प्रीमियम का पेमेंट करेगा। तो इस प्रीमियम को भी आपको ऐड कर देना है अगर आपने सेल किया है। और थर्ड नंबर है कि जहाँ पे ट्रेड जो है रिवर्स ट्रेड एंटर की जाती है, तो वहाँ पे आपको डिफरेंस एंटर कर देना है टर्नओवर के अंदर। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको टर्नओवर को कैलकुलेट करना है ऑप्शन ट्रेड के अंदर। अब बात करते हैं कुछ अदर पॉइंट्स और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अदर पॉइंट्स क्या है कि क्या प्रॉफिट और लॉस जो निकल के आता है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रांजेक्शन से कैपिटल गेन में डाला जा सकता है। तो इसे हम यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन की यहाँ पे आप लीजिए इंट्राडे। तो क्या इंट्राडे से जो निकल के आता है उसे हम कैपिटल गेन में डाल सकते हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा कि नहीं, हमें नहीं डाल सकते हैं, इसका एकदम क्लियर कट है। और उसके बाद आता है कि वेदर ये असेंडो ही है, असेंडो ट्रांजेक्शन सेटल्ड ऑन सेम डे कैन बी ट्रीटेड एज इंट्राडे। मान लीजिए आपने फ्यूचर ट्रांजेक्शन किया और फ्यूचर ट्रांजेक्शन को सेम डे ही क्लियर कर दिया, तो क्या उसे इंट्राडे बोलेंगे? नहीं, फ्यूचर वाले ट्रांजेक्शन को हम फ्यूचर ट्रांजेक्शन ही बोलेंगे, उसमें इंट्राडे नहीं आएगा। और क्या आपको 40% एडी का बेनिफिट मिलता है इंट्राडे में? तो यहाँ पे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आपको 40% एडी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। हालांकि कई सारे ऑथर इसको सपोर्ट करते हैं, कई सारे इसको मना करते हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से देखना है कि इसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको क्या लगता है 40% एडी का बेनिफिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद आता है फ्यूचर एंड ऑप्शन के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन की इनकम को क्या हम एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं? मान लीजिए आपने कुछ पैसा लेकर के आए फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, क्या आप इसका एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं, इंटरेस्ट वगैरह? तो हाँ, आप आराम से क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद क्या आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना होगा? तो हाँ, अगर आपका प्रॉफिट 2.5 लाख से एक्सीड कर जाता है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपका बैलेंस शीट हो गया, पेंडल हो गया, आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो हो गया। इसके अलावा जो आपका स्टेटमेंट है फ्रॉम योर, जो आपका एजेंट है, जो आपका ब्रोकर है, जो भी आपका, ठीक है, उससे आपको स्टेटमेंट लेना है, ब्रोकर स्टेटमेंट। और इसके अलावा क्या हम 44 एडी का बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं? यहाँ पे भी मेरा जो ओपिनियन है वो है नहीं, कि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में 44 एडी का बेनिफिट नहीं ले सकते। इनकेस अगर आपको लगता है कि ले सकते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने ऐसा कहाँ देखा और आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें 44 एडी का बेनिफिट मिलना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रांजेक्शन के अंदर। अच्छा वीडियो देखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।